हेलो बच्चों। तो हमने ना आपका प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट देख लिए हैं। अब हम आपकी बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की फर्दर जो ऑर्गेनली हमारे पास बचते हैं उसकी। देखो, हमारे पास बस राइबोसोम बचता है, ठीक है। मतलब हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि जो आपके राइबोसोम होते हैं उनका टाइप क्या होता है। तो हम सिर्फ आपके राइबोसोम और उसका टाइप देख लेते हैं एक बार के लिए। तो देखो हमारे पास क्या पता चला था। हमने कहा था कि जो हमारी सेल थी, सेल के यहाँ पे हमने छोटे छोटे राइबोसोम बनाए थे। तो राइबोसोम क्या होता है बेटा? राइबोसोम एसोसिएशन का मतलब होता है राइबोसोम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास पाए जाते हैं। इनका साइज़ क्या होता है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का साइज़ होता है। और ये 2 यूनिट से बने होते हैं, 50s और 30s। और इन दोनों को मिला के जो यूनिट बनती है वो बनती है 70s इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो हमने इस सेल को तोड़ दिया, फोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बहुत सारे। इन टुकड़ों को बेटा हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम एक ग्रेडियंट डालते हैं, CaCl ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट क्या प्रोवाइड करता है? ये ग्रेडियंट यहाँ पे डेंसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हम इस सारे टूटे हुए सामान को इस ट्यूब में डालेंगे और इस ट्यूब को घुमाएंगे बहुत तेज से, तो जो सामान होगा वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा, इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो हुआ ये कि हमारे पास जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था वो किस जगह देखने को मिला? 70 जगह देखने को मिला। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? 70s। अब इस 70s को जब हमने घुमाया तो इसके अंदर से 2 यूनिट निकली। एक यूनिट देखने को मिली 50 पे, एक मिली 30 पे। तो इसको हमने क्या बोल दिया? 50s एंड 30s बोल दिया, ठीक है। तो देखो, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं? 70s। कितनी यूनिट होती है? 2, एक 50s एक 30s। और एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपको किसी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख जाए। स्ट्रक्चर कैसे दिख जाए आपको? देखो, स्ट्रक्चर कैसे दिख जाए? इस तरीके से एक सिंगल mRNA देखने को मिल जाए। मतलब मैं आपको एक बैक्टीरियल सेल दूँ, सेल को आपने देखा तो आपको एक धागा दिखा, धागे के ऊपर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो सेल प्रोटीन फॉर्मेशन में गई हुई है। किस में गई हुई है बेटा? प्रोटीन फॉर्मेशन करने गई हुई है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और अगर मैं तुम्हें एक सेल दूँ, उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे सिंगल राइबोसोम अलग अलग देखने को मिल जाए, तो अभी वो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर रही है। ये बात समझ आई? इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। अब हम बात करते हैं बेटा आपकी यूकैरियोटिक सेल की। अगर हम बात करें आपके यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है आपकी? प्रोटिस्ट, प्लांट और एनिमल, फंगस। अगर मैं डिफरेंस करने की बात करूँ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, तो हम कहेंगे यूकैरियोट्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अलावा हमें आपके किसके अंदर? आपके यूकैरियोट्स के अंदर वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को मिलता है। किसके अंदर? आपके यूकैरियोट्स के अंदर। मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में हमें ये सब सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अब यूकैरियोट्स में भी प्लांट आते हैं और एनिमल आते हैं। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या होगा? प्लांट में हमें सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। एनिमल में हमें क्या देखने को मिलेंगे? सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। तो देखो, अभी जो ये आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपके प्लांट और एनिमल की यूकैरियोट है उनकी स्ट्रक्चर दे रखी है। तो प्लांट में देखो आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है। एनिमल में क्या देखने को मिल रही है आपको? सेल वॉल ना देख के प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखो, एनिमल में आपको सेंट्रियोल देखने को मिल रहे हैं, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है। प्लांट में आपको वैक्यूल देखने को मिल रहे हैं, एनिमल में आपके वैक्यूल नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। और ये वाले डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंसेस है, ये आपके यूकैरियोट्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में होते हैं। अब देखो, जब हमें ये पता चला कि भाई हमने आपकी सेल देख ली है, तो सेल देखने के बाद हमने सेल के अंदर की स्ट्रक्चर देखनी शुरू करी। तो सबसे पहले हमने देखी सेल मेम्ब्रेन। 1950 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज दिखाता है। तो 3D इमेज से हमें ये तो पता चल गया कि भाई हमें सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उन्हें पता कैसे लगाना है। फिर हमने सबसे पहले उठाई तुम्हारी ह्यूमन की आरबीसी। ह्यूमन की आरबीसी ने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनवा दिया, किसका? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हमें पता चला कि सारे ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लिपिड, दूसरी होती है प्रोटीन।
लिपिड जो होता है उसका नाम है फोस्फोलिपिड। क्या होता है? फोस्फोलिपिड। और वो बेटा अगर मैं लिपिड और फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर होती है, नीचे भी एक स्ट्रक्चर होती है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाऊं तो तुम्हें केमिकल की अपर स्ट्रक्चर हेड की तरह देखने को मिलेगी और नीचे वाली स्ट्रक्चर तेल की तरह देखने को मिलेगी। तो हमें पता चला कि जो आपकी लिपिड है वो लेयर में प्रेजेंट होती है, और लेयर भी कैसे? बाई लेयर, 2 लेयर की तरह प्रेजेंट होती है। अब अगर मान लो एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, तो बेटा हो तो सकता है कि ये दोनों लेयर ऐसे प्रेजेंट हो, लेकिन ये दोनों लेयर ऐसे ऊपर नीचे प्रेजेंट ना होके ये दोनों लेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है आपके पास। ये हेड टेल ये एक लेयर हो गई। दूसरी लेयर का जो हेड होता है वो बाहर होता है, टेल अंदर की तरफ होती है। इसका एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? आपका जो हेड होता है ना, जो हेड वाला पोर्शन होता है बेटा, ये पोलर होता है। क्या होता है? जो आपका हेड वाला पोर्शन होता है ये आपका पोलर होता है। ये कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी को लगाव रखता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी होता है बेटा, अंदर भी पानी होता है। इसलिए हेड जो होते हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं? आपकी बाहर की साइड अरेंज होते हैं बजाय कि अंदर की साइड के। अगर मैं टेल की बात करूँ तो टेल जो होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। और ये नेचर में कैसी होती है? आपकी नॉन पोलर होती है। क्या होती है बेटा? आपकी नॉन पोलर। तो देखो अगर ये आपकी नॉन पोलर है, पानी से हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से बचती है, तो अगर तुम लेयर बनाने लगो, एक लेयर ये, एक लेयर ये, अगर आप ऐसे लेयर बनाने लगो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो लेयर कैसे अरेंज होगी? हेड ऊपर और टेल बीच में। ऐसे आपकी जो लिपिड की लेयर होती है वो अरेंज होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बेटा मैं एक बात कर रही हूँ सारी मेम्ब्रेन्स के लिए। सारी मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक लिपिड और एक प्रोटीन। लिपिड कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड होता है पोलर, टेल होती है नॉन पोलर। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, और टेल होती है वाटर हीटर, ये वाटर को पसंद ही नहीं करती। तो बाइलेयर कैसे अरेंज होती है? ये हेड, बीच में टेल, फिर हेड, बीच में टेल। तो टेल आपका बीच की तरफ होता है। इस तरीके से टेल आपकी, टेल कहाँ देखने को मिलेगी? आपकी बीच की तरफ देखने को मिलेगी। क्यों? ये नॉन पोलर है, पानी से बचती है, तो यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, इसलिए कैसे देखने को मिलेगी? टेल आपको अंदर की तरफ। अब देखो एक लाइन और लिख रखी है यहाँ पे। लाइन ये कहती है कि हमारे पास आपके मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। बेटा ये देखो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये देखो ये येलो येलो, ये सारे आपके कोलेस्ट्रॉल है। बेटा एक बात याद रखना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन डिफर करता है। कुछ मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, कुछ मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के अलावा और लिपिड के अलावा क्या क्या पाया गया। देखो लिपिड पाए गए, ये लिपिड दिख गया। हमें अब बात करते हैं प्रोटीन की। देखो 2 तरह के प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है इंटीग्रल, एक ये प्रोटीन है पेरिफेरल। हमने इसे नाम कैसे दिया? हमने नाम दिया ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे। जब आपने आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सोल्ट डाला तो कुछ प्रोटीन ऐसे थे तो एकदम से बाहर निकल आए, उन्हें हमने बोल दिया पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब जो बाहर पाए जाते हैं, जो आराम से निकल आते हैं। इंटीग्रल मतलब अंदर के प्रोटीन जिन्हें निकलने में बहुत मेहनत लगती है। तो लिपिड कैसा है? फोस्फोलिपिड। प्रोटीन कैसे हैं? पेरिफेरल प्रोटीन और आपके इंटीग्रल प्रोटीन। उसके अलावा आपके पास ये देखो छोटी छोटी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखो क्या क्या मिला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिली लिपिड की बाइलेयर, ये रही फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, प्रोटीन्स इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल गई, और साथ में क्या देखने को मिल गया? हमें शुगर देखने को मिल गई, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और साथ में हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल गया। अब हमें एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर हम खाली आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में, बेटा ये खाली आरबीसी की बात हो रही है, ये जो लाइन है, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये कॉमन है। और ये बात किसकी हो रही है? आरबीसी। कितने प्रोटीन? 52% प्रोटीन, 40% लिपिड होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमें 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने एक नेचर दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोजाइक। फ्लूइड मोजाइक मॉडल की वजह से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी क्वासी फ्लूइड नेचर होती है। क्वासी फ्लूइड का मतलब आपके लिपिड्स में जो प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है वो रिजिड नहीं होती। रिजिड मतलब प्रोटीन मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटीन मूवमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? ये लेटरल मतलब इधर भी घूम के जा सकते हैं, ऊपर भी घूम के जा सकते हैं और नीचे भी घूम के जा सकते हैं। जिसमें आपकी प्रोटीन आपकी लिपिड लेयर में मूवमेंट कर सके, उस नेचर को हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। कौन से बोलते हैं बेटा?
क्वासी फ्लूइड नेचर। तो हमें सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया सिंगर और निकलसन से 1972 में, जिसकी वजह से हमें पता चला कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। प्रोटीन घूम सकते हैं और घूमने के बाद वो क्या दिखाते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कितना आपकी मेम्ब्रेन मूवमेंट कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लो भाई, जंक्शन बनाती है, एंडोसाइटोसिस मॉलिक्यूल को अंदर डालती है, सिक्रीशन मॉलिक्यूल को बाहर भेज सकती है, सेल डिवीजन कराती है। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की। अगर हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करने लगे तो हमारे पास 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक बार देखना, तो देखो हमारे पास जो 3 तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट में पहला होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा? एक्टिव। एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। किसकी ज़रूरत नहीं होती बेटा? आपको एनर्जी की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट समझो सबसे पहले। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल बैठे हैं, कौन से बैठे हैं बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे CO2 बैठी है, H2O बैठा है। तो ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब अगर बाहर ये हाई बैठे हैं तो ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे आराम से आ सकते हैं बिना किसी एनर्जी के। इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे CO2 और H2O को बिना एनर्जी के आपकी मेम्ब्रेन अपने अंदर ला सकती है। कैसे? अगर वो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन में बैठे हैं और वो अंदर आना चाहते हो जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो। अगर आप CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। और अगर आप CO2 H2O को ट्रांसपोर्ट करते हो तो इसे हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो देखो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कितने? एक्टिव और पैसिव। पैसिव में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे मॉलिक्यूल जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में? नॉन पोलर। CO2 और H2O जाएंगे। जैसे CO2 और H2O कैसे जाते हैं? अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जाते हैं। अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो ये कहाँ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। CO2 किसके थ्रू जाते हैं? प्रोसेस डिफ्यूज़न। H2O किसके थ्रू जाते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम यूज़ करते हैं ATP। क्या यूज़ करते हैं हम? ATP। तो ATP कैसे यूज़ करिए? देखो आपने सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ा होगा किसके अंदर? आपके न्यूरॉन के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है। सोडियम पोटाशियम पंप में क्या था? एक स्पेशल पंप था जो कि सोडियम्स को बाहर फेंकता था, क्योंकि सोडियम अंदर क्या थे? बहुत कम थे। सोडियम अंदर कम थे और बाहर क्या कम थे? आपके पोटाशियम कम थे। तो होता ये था कि सोडियम बाहर आते थे और पोटाशियम कहाँ आते थे? आपके अंदर आते थे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब काम करता है बेटा जब हमें कोई सामान लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ भेजना पड़ रहा हो। कहाँ भेजना पड़ रहा हो? लो से आपके हाई की तरफ। तो देखो यहाँ पे सोडियम क्या है? आपके बाहर ज़्यादा, अंदर क्या है? कम। तो सोडियम पोटाशियम पंप में क्या हुआ था? सोडियम बाहर गए थे, पोटाशियम कहाँ आया था? अंदर। तो पंप क्या कर रहा है? ये ATP का यूज़ करके, ATP खर्च के आपके सोडियम और पोटाशियम को कहाँ भेज रहा है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब कहाँ भेज रहा है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बन रहा था? वहाँ पे हाई से लो आ रहा था। कहाँ आ रहा था? हाई से लो। इसीलिए कैसा ट्रांसपोर्ट था? पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से आने की कोशिश करते हैं, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आने की कोशिश करते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्ट है आपका फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट। फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा? फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट में
आपकी मेम्ब्रेन के थ्रू, देखो मान लो हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल बैठा है। कैसा मॉलिक्यूल बैठा है? पोलर। हमें ये पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसका हेड क्या होता है? पोलर। तो सोचो पोलर मॉलिक्यूल ही अंदर आना चाहता है, तो पोलर मॉलिक्यूल हेड की वजह से अंदर नहीं आ सकता, तो रिपेल करेगा। तो हमारे पास होता ये है कि हमारे पास कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? प्रोटीन चैनल। ये प्रोटीन चैनल इस पोलर मॉलिक्यूल को अंदर आने देंगे। तो इन चैनल्स ने क्या करा? इस मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल की मूवमेंट को फैसिलिटेट करा है। फैसिलिटेट मतलब आने में हेल्प करी है। खुद से तो ये आ नहीं सकता था क्योंकि पोलर ये था, पोलर हेड था, तो आपका खुद से तो मॉलिक्यूल आ नहीं सकता। इसीलिए आपके फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट में आपके प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की अंदर आने के। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एक बार हमारे पास कौन सा ट्रांसपोर्ट दे रखा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन आते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब न्यूट्रल सोल्यूट्स आते हैं। सोल्यूट मतलब वाटर। और ये कैसे घूमते हैं? ये अपने डिफ्यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। मतलब जहाँ पे हाई होगा, हाई से आराम से लो में आ जाएंगे। अगर वाटर मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। इसके अलावा ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, अगर वो हमारा लिपिड लेयर को पास नहीं कर सकते तो हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। इस ट्रांसपोर्ट को हमने क्या बोला था बेटा? फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जाना होता है। वो किसके थ्रू जाते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एटीपी को खर्च करके। ठीक है ना बेटा? तो एक बार आप इसकी रीडिंग कर लेना। फर्दर हम आगे अगली जो क्लास लेंगे उसमें आपका बोर्ड की क्लास ली जाएगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमें बोर्ड पे डायग्राम बना के पढ़ाना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेना बेटा अच्छे से। कल मिलते हैं अगली क्लास में।